हाँ, तो अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें पहला है देश के अलग अलग एरियाज में रिसोर्सेज की पहचान करके उनकी इन्वेंटरी यानी कि लिस्ट बनाना। इस काम में सर्वेइंग, मैपिंग और क्वालिटिंग और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। दूसरा है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स लागू करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप तैयार करना। तीसरा है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स और नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इन दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के गोल को पूरा करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए गए। किसी भी रीजन के विकास के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस के अभाव में सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से ही डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। देश में ऐसे बहुत से रीजन है जो रिसोर्स होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए रीजन की गिनती में आते हैं। इसके अगेंस्ट अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसे भी रीजन है जो रिसोर्सेज की कमी होते हुए भी इकोनॉमिकली रूप से डेवलप्ड है। कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री हमें बताती है कि कॉलोनीज में रिसोर्सेज कॉलोनीज फॉरेन इन्वेडर्स के लिए मेन अट्रैक्शन रहे हैं। कॉलोनाइजिंग जो कंट्रीज हैं ने बेहतर टेक्नोलॉजी के सहारे कॉलोनीज के रिसोर्सेज का शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य जमाया। देयरफॉर रिसोर्सेज किसी प्रदेश में विकास में तभी योगदान दे सकते थे जब वहाँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए जा सके। जैसे कि इंडिया में फॉरेस्ट बहुत सारे थे, क्लास 9th में हमने देखा कि फॉरेस्ट बहुत सारे थे, लेकिन उसको यूज़ करना, उसको इकोनॉमिकली उसे डेवलप करना, वो डेट्रिज ब्रांडिस वो जो आए और फिर उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक अलग ही ऊंचाई पे लेके गए। इस तरह से उन्होंने प्लानिंग टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट किया, ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉलोनाइजेशन के डिफरेंट फेजेस में इंडिया ने इन सब का अनुभव किया है। देयरफॉर इंडिया में डेवलपमेंट जनरली और रिसोर्स डेवलपमेंट में मुख्य रूप से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर ही आधारित नहीं था, बल्कि देश में टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल का भी योगदान रहा है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज किसी भी तरह के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, लेकिन रिसोर्सेज का ओवर यूज और ओवर कंजप्शन के कारण कई सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए अलग अलग लेवल्स पर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन ज़रूरी है। पास्ट में यानी कि भूतकाल से ही रिसोर्सेज का बचाव बहुत से लीडर्स और थिंकर्स के लिए चिंता का विषय था। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी ने रिसोर्सेज के कंजर्वेशन पर अपनी चिंता इन वर्ड्स में दिखाई थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की भरपाई के लिए नहीं है। यानी हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके हिसाब से ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेज डिप्लेशन के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ जिम्मेदार हैं। वो ज़्यादा प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और इसको रिप्लेस करने मासिस द्वारा प्रोडक्शन के साथ थे। एट द इंटरनेशनल लेवल अगर बात करें तो प्रॉपरली रिसोर्सेज कंजर्वेशन को एडवोकेट करने के लिए 1968 में क्लब ऑफ रोम ने शुरुआत की। उसके बाद 1974 में शूमेकर ने अपनी बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से प्रेजेंट की। 1987 में ब्रूडेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट द्वारा ग्लोबल लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन में सेमिनल कंट्रीब्यूशन किया गया। इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने पहले बात की, वो की संकल्पना प्रस्तुत की और रिसोर्स कंजर्वेशन की एडवोकेट यानी कि वकालत की, उसे सपोर्ट किया।
ये रिपोर्ट बाद में अवर कॉमन फ्यूचर टाइटल से बुक के रूप में पब्लिश हुई। इस संदर्भ में एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में 1992, जो हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें आयोजित अर्थ समिट द्वारा किया गया। अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। हम लैंड पर, ज़मीन पर रहते हैं, इसी पर कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं और अलग अलग तरीक़ों से इसका उपयोग भी करते हैं। Thus, लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम सब कुछ लैंड पर ही डिपेंड है। लेकिन लैंड एक लिमिटेड यानी कि सीमित रिसोर्सेज हैं, इसलिए अवेलेबल लैंड का वेरियस पर्पस के लिए उपयोग सावधानी और प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में लैंड पर अलग अलग तरह की फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स और आइलैंड्स पाए जाते हैं। लगभग 43% ऑफ लैंड एरिया प्लेन यानी कि मैदान है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए सुविधाजनक है, कंफर्टेबल है। माउंटेनियस पूरे टोटल सरफेस एरिया के 30% भाग पर हैं। वो कुछ पेरेनियल रिवर्स के फ्लो को इंश्योर करते हैं, टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को अनुकूल करते हैं। कंट्री के एरिया का लगभग 27% हिस्सा प्लेटूज रीजन है। इस एरियाज में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ईंधन और फॉरेस्ट का रिच रिजर्व पाया जाता है।